नमस्कार, मैं आपका आशीष कुमेटी एकलव्य आईएएस एकेडमी के वीडियो लेक्चर में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक के लिए यहाँ पर इस वीडियो को जारी कर रहे हैं, इसमें कई बच्चों के जो सवालात थे, जो प्रश्न थे कि सर एक सीजीपीएससी प्री की मेंस की तैयारी कैसे होनी चाहिए या इसका एक रोड मैप कैसे तैयार होता है, इस पर एक हमको लेक्चर चाहिए। तो इसी के लिए हमने आज का ये वीडियो क्या किया है, बनाया है और कोशिश ये किया है कि ताकि इस सारे जितने भी जो मैं स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा उस स्ट्रेटेजी के माध्यम से आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। सीजीपीएससी की जो तैयारी की जो बातें हैं, जिसमें मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था साक्षात्कार के ऊपर, जिसमें मैंने अपने पर्सनल इंटरव्यू के एक्सपीरियंस शेयर किए थे। उस वीडियो के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि एक साक्षात्कार की तैयारी कैसे होती है, किस तरीके से अपने माइंडसेट को तैयार किया जाता है और वो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए किस तरीके से आपको हेल्पफुल होगा, किस तरीके से वो आपको यह सहायता करेगा कि आप दोनों परीक्षाओं में अपनी गुणवत्ता को सुधार कर सकें, कि इस तरीके से अच्छी तैयारी कर सके। दोनों पे हम लोगों ने क्या की थी, चर्चा की थी। आज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें मुख्यतः प्री और मेंस की परीक्षाएं कैसी होती है, उसकी तैयारी कैसे होनी चाहिए, उसके सब्जेक्ट्स के लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और बुक्स कौन कौन से होने चाहिए। क्योंकि एक बच्चे का सवाल भी था कि बुक्स सर कौन कौन सी पढ़नी चाहिए, उस पर भी एक वीडियो आपकी आनी चाहिए, यूट्यूब पे कमेंट था। तो उसको मैं इसी वीडियो में क्या करूँगा, आपके साथ में शामिल करूँगा। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग या सीजीपीएससी, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका कार्य यह है कि वह राज्य में होने वाली जो राज्य सेवा परीक्षाएं हैं उसको क्या करेगा, आयोजित करेगा, जिसके माध्यम से क्लास 2 और क्लास 3 के जो अलग अलग पद होते हैं उनको क्या किया जा सके, उनकी नियुक्तियां की जा सके। तो ये इसका सबसे पहला क्या हमने देख लिया कि ये क्या है, राज्य सेवा परीक्षाओं का संचालन करता है या आयोजन करता है। राज्य सेवा परीक्षा, राज्य सेवा परीक्षा जो है वह 3 चरणों में होती है। पहला प्रारंभिक परीक्षा, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रीलिम्स कहते हैं। दूसरा कहलाता है हमारा क्या, मुख्य परीक्षा, जिसे हम मेंस कहते हैं। और तीसरा हमारा साक्षात्कार या जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरव्यू कहते हैं, जिस पे हमने इससे पहले की वीडियो में चर्चा कर ली है। ठीक, हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा कैसे होती है या उसके लिए कौन कौन से दिशा निर्देश होते हैं, उस पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि जो प्रारंभिक जो परीक्षाएं हैं ये वह उसके पेपर जो है वो 2 भागों में बढ़ते हैं। प्रारंभिक परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा जो है आपकी, इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र जो है आपका ये होता है सामान्य अध्ययन का, सामान्य अध्ययन का। दूसरा जो प्रश्न पत्र होता है या द्वितीय प्रश्न पत्र जो होता है आपका, ये होता है आपका योग्यता परीक्षण का। ये योग्यता परीक्षा भी ऐसा लिखा हुआ होता है। ये फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर हो गया। अब इसमें ये ध्यान दीजिए कि दोनों पेपर में कितने कितने प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिए कि दोनों में प्रश्न कितने होते हैं, 100 प्रश्न होते हैं। अंक कितना होता है, प्रति प्रश्न 2 अंकों का होता है। तो आपके कुल अंक कितने हो गए, 200 इसके कुल अंक हो गए। ठीक, ये आपके हो गए। अब ये जो प्रथम प्रश्न पत्र है, इसके सामान्य अध्ययन जिसको हम कह रहे हैं, इसके 2 भाग हैं। ठीक है, इन 2 भागों को हम खोलेंगे, तोड़ेंगे और उसके बाद चर्चा करेंगे। क्योंकि प्री और मेंस के इंटीग्रेटेड कैसे बैच तैयार हो सकता है, तैयारी कैसे हो सकती है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और साथ में आपकी तैयारी भी वो इंटीग्रेटेड कैसे हो, इस पर हम फोकस करेंगे। तो सामान्य अध्ययन के 2 भाग हैं। ठीक, दूसरा आप ये ध्यान दीजिए कि ये 200 नंबर का है और योग्यता परीक्षा जो है वो भी कितने नंबरों की है, 200 नंबरों की है। आप ये ध्यान दीजिए कि कुछ
समय पहले जो योग्यता परीक्षा या सेकंड पेपर जो है हमारा, इसे क्या बना दिया गया है, क्वालिफाइंग बना दिया गया है, जिसमें हमारे मैथ्स, रीजनिंग, छत्तीसगढ़ी और हिंदी, इतने जो टॉपिक हैं हमारे, इतने जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें शामिल होते हैं, जिसमें केवल आपको क्या करना है, क्वालिफाइंग करना है ना। तो इसके लिए भी जो नियम बनाए गए हैं, कैसे बनाए गए हैं, एसटी, एससी और ओबीसी, इन वर्गों के जो विद्यार्थी हैं इनको 200 का 23% अंक हासिल करना होगा, अर्थात 46 नंबर। 46 नंबर जो है वो आपका क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स है। दूसरा इसके बाद क्या कि जो जनरल कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं इनको कितना हासिल करना होगा, 33% हासिल करना होगा, अर्थात 66 अंक। ठीक है, तो ये आपका क्या है, दोनों क्वालिफाइंग मार्क्स है। ध्यान रखिएगा कि दोनों पेपर में आपके लिए ऋणात्मक अंकन भी किया गया है या माइनस मार्किंग भी है। ऋणात्मक अंकन या माइनस मार्किंग भी की जाती है, जिसमें आपके प्रति क्वेश्चन 1/3 मार्क्स काटे जाएंगे। प्रति प्रश्न 1/3 मार्क्स या 1/3 अंक आपके जो है वो काटे जाएंगे, 1/3 अंक काटे जाएंगे, जो बेसिकली कितना होता है, 0.66। ठीक है, इतना अंक आपका क्या किया जाएगा, काटा जाएगा। जो कितना है, जैसे मान लीजिए आपके 2 नंबर का प्रश्न है तो 2 नंबर का 1/3 कितना होगा, 0.66, ये आपका क्या होता है, 1/3 अंक होता है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब भी हमारा मॉडल आंसर आता है और जितने भी प्रश्न हमने इसमें बनाए हैं उस प्रश्नों के आधार पर हम क्या करते हैं, इसका मूल्यांकन करते हैं। जैसे इसके लिए जो फॉर्मूला है, 2 इंटू राइट क्वेश्चन यानी कि जो आपने सही किया है, माइनस 0.66 इंटू रॉन्ग क्वेश्चन यानी कि आपने जो प्रश्न गलत किया है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका मूल्यांकन करते हैं कि इसके बाद जो अंक आपके आएंगे यही आपके क्या होंगे, अप्राप्तांक होंगे, और इसी के आधार पर फिर क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। तो जितने ज़्यादा अंक हासिल किया है वह मेरिट में शामिल होगा और आने वाले मुख्य परीक्षा में क्या होगा, वो चयनित होगा। तो लेकिन ध्यान में रखिएगा कि यह जो परीक्षा है ना, इस परीक्षा में सेकंड पेपर जो है क्वालिफाइंग है, और फर्स्ट पेपर में यानी कि 200 में आप जितने मार्क्स कलेक्ट कर रहे हैं, है ना, जितने ज्यादा अंक प्राप्त कर रहे हैं वही आपका क्या बनेगी, या उसी के आधार पर आपकी मेरिट तैयार होगी। मतलब हमारे लिए मेरिट के लिए जो मूल्य जो है या फिर जो मेन जो है हमारा, वो कौन सा है, पेपर 1 है, जिसमें 200 नंबर में से हमको मैक्सिमम मार्क्स क्या करने हैं, कलेक्ट करने हैं, और कट ऑफ लगातार 2 बार से क्या बढ़ता जा रहा है। तो ध्यान रखिए कि सेकंड पेपर केवल क्वालिफाइंग है, जो मेरिट तैयार होगी वो किसके माध्यम से होगी, पहले प्रश्न पत्र के माध्यम से होगी। और सभी दोनों पेपर में माइनस मार्किंग भी है, जिसमें आपका 1/3 मार्क जो है एक प्रश्न पर, यानी एक प्रश्न गलत होने पर आपका 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब चर्चा हम करेंगे किस पर, प्रथम प्रश्न पत्र पर। तो प्रथम प्रश्न पत्र पर जब हम चर्चा करेंगे तो मैंने आपको बताया है कि इसमें 100 प्रश्न हैं, ठीक है, और ये 2 भागों में बट रहा है, यानी कि 2 भागों में बट रहा है तो 50-50 क्वेश्चन अलग अलग भागों से आएंगे। तो भाग 1, पहला भाग 1 जो है यह सामान्य अध्ययन पहला है, या सामान्य अध्ययन का पहला भाग है। इसमें हम अध्ययन करेंगे किसके विषय में, भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में। कुछ चीजें संक्षेप में भी होंगी आपके पास, क्योंकि ध्यान रखिएगा जब भी आप तैयारी करेंगे तो किसी भी परीक्षा की आप तैयारी करें तो आप ध्यान रखिए कि सबसे पहला आपका कोई अगर गुरु है तो आपका क्या है, सिलेबस है, और दूसरा लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं। तो जब भी हम कोई भी तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम के, तो ध्यान रखिए कि आप 2 चीजें हमेशा अपने साथ में रखिए, एक आपका सिलेबस और दूसरा क्या, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर। इसके बाद दूसरा जो है वो क्या है, भारत की राज व्यवस्था, या हम इसको क्या कह सकते हैं, संविधान, ये एक हो गया। तीसरा आपका है भारत का भूगोल। चौथा है भारत की अर्थ व्यवस्था।
5वां है आपका सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये आपका 5वां है। 6वां है आपका कला संस्कृति एवं दर्शन। और इसके बाद जो 7वां है आता है आपका समसामयिकी घटनाएं। और 8वां जो आता है आपका पर्यावरण। ठीक, इतना जो आपका टॉपिक है वह किससे जुड़ा हुआ है, यह भारत के परिप्रेक्ष्य में या इंडियन जीएस के बेस पे हमको पढ़ना है, जिसमें इंडियन हिस्ट्री है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमी है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, आर्ट एंड कल्चर एंड फिलोसफी, ठीक है, करंट अफेयर्स और इन्वायरमेंट, इतना चीजें हमको इस यहाँ से पढ़नी है। अब इसमें जो पहला जो भाग जो है आपका, यह पहला भाग जो है इसमें से प्रारंभिक परीक्षा में 50 प्रश्न आते हैं, 50 प्रश्न इसमें से आते हैं। ठीक, यानी कि कुल 100 अंकों का क्या है, ये आपका पहला भाग है। ठीक है, अब जनरली लोग क्या करते हैं, जब इसके बाद मैं सेकंड भाग की तरफ भी जाऊंगा तो सेकंड भाग में भी हम क्या देखेंगे कि उसमें हम बेसिकली छत्तीसगढ़ के विषय में अध्ययन करते हैं। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ के फिर पंचायती राज, प्रशासनिक ढांचे या स्थानीय निकाय, ठीक है, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ के जो कला एवं संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की जनजातियां हैं और छत्तीसगढ़ के पर्यटन। ठीक है, तो इतने सारे चीजों को हम एक जगह पे उसमें देखते हैं। अब हमारी जो मुख्य बातें जो है बेसिकली कि किस तरीके से इसकी तैयारी हम करें, तो पहले भाग को आप समझ लीजिएगा कि पहले भाग से अगर 50 प्रश्न आ रहे हैं तो इसमें सबसे ज्यादा प्रश्न किन कौन से विषय से आते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न आपके आते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि आपका जो जो कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर या संविधान का पेपर जो है या भारत की राज्य व्यवस्था, ठीक, और दूसरा जो है या इंडियन पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री, यहाँ से। तो इंडियन हिस्ट्री भी जब हम पढ़ते हैं या भारत का इतिहास जब पढ़ते हैं तो उसमें से लगभग 7 से 8 जो प्रश्न आते हैं, ठीक है, इसमें से आते हैं जिसमें मैक्सिमम पोर्शन किसका रहता है, नेशनल मूवमेंट का रहता है या राष्ट्रीय आंदोलन का रहता है। भारत की राज्य व्यवस्था से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद जो अगला जो है वो किसमें से आता है, आपका भूगोल से आता है। ध्यान रखिएगा कि ये जो अगला जो चरण है, क्योंकि ये वाला जो 6वां जो फेज है या कला और संस्कृति वाला जो पोर्शन है, इसको हम लोग इंडियन हिस्ट्री के साथ में कवर कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में जो दर्शन का पोर्शन है और जो आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है इंडियन हिस्ट्री में, ये दोनों को अगर कंपाइल कर दिया जाए, एक साथ पढ़ते हुए चला जाए तो क्या हो जाता है, ये मैक्सिमम इसके पोर्शन कवर हो जाते हैं। तो 3-4 क्वेश्चन जो इससे पूछा जाता है हर टाइम पे, तो वो भी क्या हो सकता है, फुलफिल हो सकता है। दूसरा जो इंडियन इकोनॉमी है, तो इंडियन इकोनॉमी में जो डेप्थ वाले या थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्ट नहीं पूछा जाता कभी प्री में। इसमें जिस तरीके से क्वेश्चन जो आते हैं वो बेसिकली करंट बेस्ड होते हैं, मतलब ये करंट में अगर कोई मुद्दा चल रहा है तो उस पे बेस्ड, रिवर्स रेट या आरबीआई की फंक्शनिंग वगैरह, इन सब पे बेस्ड होता है किसका, ये इकोनॉमी के क्वेश्चंस। तो आप ध्यान रखिए कि आपको सबसे ज्यादा जो वेटेज देना है इसमें, एक तो आपके करंट अफेयर पे देना है, उसके बाद आपको देना है किस पर, इंडियन पॉलिटी पर, इंडियन हिस्ट्री पर, और उसके बाद फिर आपको किस पर देना है, एक इंडियन जियोग्राफी पर। क्योंकि इससे जुड़े हुए भी जो भी करंट में कहीं मान लीजिए कोई चक्रवात आ रहा है, कहीं तूफान उठा है या फिर कोई भूगर्भिक कोई घटनाएं घटी है, तो उससे संबंधित प्रश्न भी इसमें बनता है। तो एक न्यूज़पेपर पे आप जब भी फोकस रखेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्या है, इससे जुड़ती हुई नजर भी आएंगी। और समसामयिक घटनाएं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप डे बाय डे अगर अपडेट नहीं है तो कम से कम 7 से 8 प्रश्न क्या हो सकते हैं, यहाँ से आपके गलत हो सकते हैं। तो एक एवरेज जो एक 50 नंबर का जो ढांचा है इसका, इसके लिए क्या हम मानते हैं कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है ये 2 पोर्शन से ज्यादा आते हैं, और उसके बाद तीसरा जो है ये है, ठीक, जो समसामयिक घटना या करंट अफेयर्स का जो है। तो ये आपका एक स्ट्रांग होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो बार बार जो हम रिवीजन जब देखते हैं इसमें या रिवाइज जो पेपर देखते हैं तो इन्हीं पोर्शंस का ज्यादा क्वेश्चन है। फिर मिला जुला बार हर साल क्या है, थोड़ा थोड़ा किसी न किसी एरियाज से क्या किए जाते हैं, प्रश्न को बढ़ाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपका 50 प्रश्न बन रहा है। लेकिन जनरली बच्चे क्या करते हैं, जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूरा फोकस आपका इस भाग 1 पे लगाते
सकते हैं। और इसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, आपके जो पार्ट 2 है या भाग 2 है उस पर पूरा का पूरा क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ जाता है। क्योंकि जनरली हर किसी के दिमाग में ये ध्यान में आ जाता है कि प्रीलिम्स में छत्तीसगढ़ का पोर्शन बहुत ज़्यादा ईजी आ जाता है, बहुत ज़्यादा सरल आ जाता है, उसको तो हम ऐसे ही पढ़ लेंगे। ये थोड़ी सी मानसिकता जो बनी हुई होती है ना, वो बिल्कुल क्या है, गलत है, धारणा है वो गलत है। आप जितना इस पे ध्यान दे रहे हैं उतना ही ध्यान आपको पेपर मतलब सॉरी इसके जो पार्ट 2 है उस पर आपको ध्यान देना जरूरी है, उस पर भी हम आप चर्चा करते हैं। अब जो हमारा भाग 2 होगा है ना, जिसको हम लोग सामान्य अध्ययन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हम देखते हैं, तो भाग 2 का जो सामान्य अध्ययन है इस पे क्या होगा, सबसे पहला जो है आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास, ठीक। दूसरा हो गया आपका छत्तीसगढ़ का भूगोल। तीसरा छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था। चौथा छत्तीसगढ़ की जनजातियां। पांचवा छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति। छठवा छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचा और स्थानीय निकाय और पंचायती राज बेसिकली। फिर सातवां आपका आ जाता है क्या, आपके जो पर्यटन केंद्र हैं। और आठवां जो आता है आपका समसामयिकी घटनाएं, ठीक। तो ये इतने पोर्शन भी आपके किस में शामिल हैं, छत्तीसगढ़ में शामिल है, जो बेसिकली आपको किस लिए हेल्प करता है या किस लिए आपको इसमें फोकस करना पड़ता है कि इसमें भी कौन कौन से पोर्शन से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। आपका इसमें से ये मायने नहीं रखता कि कौन कौन से पोर्शन से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। जैसे समसामयिक घटना से कम 10 को प्रश्न आ ही जाते हैं, पंचायती राज से आपके 4 प्रश्न होने ही होने हैं, है ना। 5-6 प्रश्न आपके कहाँ से होते हैं, छत्तीसगढ़ के इतिहास से होते हैं। फिर जनजातियां, कला संस्कृति और फिर अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो डायरेक्ट छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी पे बात नहीं है, इसमें फिर हम बात करें किसकी, इकोनॉमिक सर्वे की। बेसिकली जो लोग सबसे ज़्यादा जिसको रटते रहते हैं, पढ़ते बैठे रहते हैं, लेकिन इस साल के एग्जाम में हमने देखा कि यहाँ से एक प्रश्न भी नहीं आया, ठीक है। कुछ 1-2 प्रश्न थे मिले जुले, लेकिन यहाँ से जो प्रश्न आपके बनने हैं वो बेस उसका क्या है, इकोनॉमिक सर्वे है। तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, इतना पोर्शन, ये पोर्शन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके प्रश्न आप गलत नहीं कर सकते अगर आपने सही तरीके से तैयारियां की हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, इसका जो पार्ट 1 है उस पार्ट 1 पर हम क्या हो जाते हैं, फोकस हो जाते हैं। ध्यान से समझिएगा मैं क्यों कह रहा हूं। पार्ट 1 से आपके 50 प्रश्न आने हैं, पार्ट 2 से आपके 50 प्रश्न आने हैं, ठीक। अगर अब हमारा ध्यान कहाँ फोकस रहता है, पार्ट 1 में रहता है। इस 50 प्रश्न की तैयारी में हम मुश्किल से इसमें से 25 प्रश्न बना पाएंगे, ये फैक्ट है। चाहे आप कितनी भी तैयारियां करें, चाहे 100% भी आपकी तैयारी हो, लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं, मुश्किल से 25 प्रश्न ही बना पाएंगे, यानी कि उसका 50%, ठीक। लेकिन जब माइनस मार्किंग हमारे पास 1/3 की है तो हम इसमें पूरा का पूरा जोर डालते हैं ये से पार्ट 2 पे। तो पार्ट 2 का जो 50 क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्योंकि आसपास का भी अगर थोड़ा सा भी हमको ये अंदाजा होगा कि जो पार्ट 2 है हमारा, इस पार्ट 2 में हम पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं छत्तीसगढ़ का, तो जोर हमारा किस पे होना चाहिए, इस पार्ट 2 पे होना चाहिए पूरा। ये हमारी एक स्ट्रेटेजी बननी चाहिए, क्योंकि पेपर सॉल्विंग का मैं वो बता रहा हूँ, नेचर बता रहा हूँ कि हम इंडियन जीएस, हमारे इंडियन हिस्ट्री नहीं हुआ है, इंडियन पॉलिटी नहीं हुई है, इकोनॉमिक्स खत्म नहीं हुआ है, जियोग्राफी से भी प्रश्न आते हैं वो हमारा खत्म नहीं हुआ है, करंट अफेयर अपडेट नहीं है, ये हम इस पे भागते रहते हैं।
लेकिन ये यहाँ से हाँ आप जितने भी तैयारियां कर लें इसकी पूरी की तरीके से सारे पूरे इंडियन कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरीके से आप लोग रट लीजिए, लेकिन यहाँ से आपको मैक्सिमम 50% से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते। ठीक, लेकिन ये जो 50 क्वेश्चन है ना, इस 50 क्वेश्चन को आप पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि अगर पूरी तरीके से आप नहीं भी बना पाएंगे फिर भी यहाँ से 45 प्रश्न आपके लगभग आप तैयार कर लेते हैं। ठीक है, अगर 45 में से 40 भी आपका सही है तो आपको कितने मार्क्स दिला रहा है, ये 80 मार्क्स दिला रहा है। ठीक, और यहाँ से कम आप 20 प्रश्न तो और बना सकते हैं। बेसिकली विगत 2 वर्षों का जो हम पेपर एनालिसिस करेंगे तो उन 2 वर्षों के पेपर को बहुत ज्यादा क्या कर दिया गया, सरल कर दिया गया। सरल करने के साथ साथ में उस पेपर को कंफ्यूजिंग बनाया गया कि किस तरीके से इसमें कंफ्यूजन है, किस तरीके से इसमें आपको सॉल्व करना है, ये नेचर उसका बनाया गया। मतलब एकदम इजी दिखाया गया पेपर को, जिसमें आप लगातार साल भर जो जिस तरीके से आप रट के या मन लगाकर पूरी तरीके से इकोनॉमिक सर्वे को रट रहे हैं, तो ये सारी धारणाएं क्या हुई, ये 2 जगह पे ध्वस्त हुई। ये नेचर कभी कभी क्या करता है, आयोग डाल रहा है। तो लगातार पिछले 2 वर्षों से हम इस चीज को देख रहे हैं। इस साल का कट ऑफ भी थोड़ा सा अप कर गया, बहुत ज्यादा उछाल आ गया इस साल के कट ऑफ में। तो इसमें एक वर्ड जो यूज होता है सेफ जोन का, किसका, सेफ जोन का। क्या है सेफ जोन? बेसिकली जितने भी पीएससी की तैयारी करने वाले जो लोग हैं उन लोगों में एक मेंटलिटी बैठी हुई होती है कि हमको प्री में सेफ जोन पे रहना है, सेफ जोन में रहकर तैयारी करना है। अब क्योंकि माइनस मार्किंग का जो रेशियो है वो कम कर दिया गया है, 1/3 में आ गया है। पहले 50% हुआ करता था, अब 1/3 में है। तो अब जो है लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो रिस्क है वो बढ़ गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन अगर क्या कर रहे हैं, वो ज्यादा अटेम्प्ट कर रहा है और मुश्किल से आसपास के कुछ ही क्वेश्चंस क्या हुए, गलत हुए, तो वो क्या कर रहा है, मेंस के लिए क्वालिफाई कर जा रहा है। लेकिन अब उसे पता नहीं है कि मेंस में करना क्या है या मेंस लिखना कैसे। ऐसे भी लोग होते हैं। कुछ लोग ये हैं कि लगभग जो है 100 में से उनका ये एक कहना चाहिए कि एक वो बन जाता है कि एक यहाँ आधार बन जाता है कि हम मुश्किल से 60 से 70 क्वेश्चन तक क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और उसके बाद एक सही तरीके से हम उसको एनालिसिस करके चलेंगे और सेफ जोन में रहेंगे। ठीक है, लेकिन ये धारणा कुछ समय के से क्या हुआ है, ध्वस्त हुई है। बिल्कुल इस बात को बहुत लोग स्वीकार कर रहे हैं। अभी जो है हमको अब ध्यान में रखना है कि पेपर का नेचर कैसे आ रहा है। अगर आपके लिए पेपर बहुत ज्यादा इजी आ गया है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए अगर वो कंफ्यूजिंग है तो आपको इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना है, इसे थोड़ा सा आगे, ताकि आप क्या कर रहे हैं, अगर कट ऑफ पिक कर गया या ज्यादा चला गया कट ऑफ, तो आप क्या रहे हैं फिर भी सेलेक्ट होने के या एक सेलेक्टेड उसमें अभ्यर्थियों में शामिल हो सके, मेंस लिख सके। इस पे आपका क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। पेपर टफ है तो आप कोशिश कीजिए कि जो हमारे सेफ जोन का जो रेशियो है 60 to 70 का, इस रेशियो पे कि हमेशा कि आप क्या रहें, तैयार रहें। और ये आपको एग्जाम हॉल में एग्जैक्टली समझ में आ जाता है पेपर देखने के बाद में कि आपका सेफ जोन क्या होना चाहिए, आपको कितने प्रश्न बतने हैं और कितने आप सही कर रहे हैं। यदि आप 100+ की मार्किंग लेके चलेंगे या 120+ की मार्किंग लेके चलेंगे, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल सभी के लिए, क्योंकि जनरली हम लोग देख रहे हैं कि ओबीसी का कट ऑफ भी बहुत हाई गया है ना, जनरल कट ऑफ भी बहुत ज्यादा हाई जा रहा है। तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है कि 120+ हमारे कैसे ये 120+ हम ला सकते हैं। इस धारणा को बनाकर हम चलेंगे, इस एम को फोकस रख के चलेंगे और उसी पर हम क्या करेंगे, प्री की तैयारी करेंगे, तो आपका प्री सफल होगा। और ध्यान रखिए कि आपके पास ये सबसे बड़ा हथियार है कि अगर ये 50 के 50 क्वेश्चन आपने अच्छे से तैयार किए हैं तो आपके 50 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं पूरे अटेम्प्ट करने के बाद, या 45 क्वेश्चन भी अगर आपके सही हो रहे हैं, तो 90 नंबर आपका ऐसे ही आ रहा है। तो बाकी जोड़ तोड़ कहां से करनी है, हमको ये वाले पोर्शन से करनी, कि बाकी कम से कम 30 से 40 नंबर आपका यहां से कैसे आएगा। ये आपके लिए प्री के लिए एक मजबूती से एक ढांचा तैयार करने का एक माध्यम है। इसी के साथ साथ मैं आपको किताबें भी बताते चलता हूँ। सब यहाँ पे छत्तीसगढ़ का पूरा ये लिखा हुआ है, ये पूरे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे बुक के विषय में चर्चा कर देता हूँ। बुक के संदर्भ में जो मैक्सिमम जो हम बार बार चर्चा करते हैं, जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ के लिए कौन सी किताब पढ़नी चाहिए या कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जिसके माध्यम से हमको ये पता चलता है कि पीएससी इसके आंसर को लेगा और ऑथेंटिक होना चाहिए। बार बार जो ऑथेंटिक शब्द आता है उस शब्द को समझिएगा।
पीएससी में भी कई चीज़ों की भ्रांतियां हैं जिसकी भी चर्चा हम इस वीडियो में नहीं कर सकते, है ना। कुछ चीज़ों पे हमारा भी एक दायरा है तो हम उस पर चर्चा करेंगे भी नहीं। लेकिन जो ऑथेंटिक शब्द आता है ना, उसके लिए ध्यान में रखिए। जब भी आपको दावा आपत्ति करना हो तो आपको ये किया जाता है कि किसी भी ऑथेंटिक सोर्स के द्वारा ही आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। तो वो कौन सा सोर्स होना चाहिए जिसके माध्यम से आप दावा आपत्ति कर सकें? तो सबसे पहले ध्यान में रखिए कि किसी बुक का पब्लिकेशन होना ज़रूरी है जब वह, अगर उसके माध्यम से अगर दावा आपत्ति आप कर रहे हैं। दूसरा, उस बुक का ISBN नंबर होना चाहिए, यानी कि उसमें क्या क्या होना चाहिए, आपका प्रकाशक, है ना, उसका प्रकाशन किसके माध्यम से हो रहा है, यानी प्रकाशक का नाम होना चाहिए। दूसरा, प्रकाशन किसके माध्यम से हो रहा है। तीसरा, उसका वर्ष होना चाहिए, संस्करण होना चाहिए और ISBN नंबर होना चाहिए। तभी उस किताब की बातों को वैलिड माना जाता है, यानी कि वो आपकी ऑथेंटिक किताब मानी जाती है। तो ये आपके पास एक है। दूसरा ये कि आपको दावापत्ति करना है जिस माध्यम से, तो उस माध्यम का पूरा ब्यौरा आपको पीएससी ने अलग से दे रखा होता है जब आपको दावापत्ति करना है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो सारे सवाल हैं, जब इस विषय जो है, इसके लिए कौन सी किताब हम कलेक्ट करें। छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए भी अलग अलग किताबें हैं, भूगोल के लिए भी है, अर्थव्यवस्था के लिए, जनजातीय के लिए भी है, कला संस्कृति के लिए भी है, पंचायती राज के लिए भी है, पर्यटन के लिए भी है और समसामयिक घटनाओं के लिए पत्रिकाएं भी मौजूद है हमारे पास में। तो अब सबसे पहले बात क्या कि मैं आपको वो सोर्स भी बताऊंगा जिसके माध्यम से आप इन सब को पढ़ सकते हो, किताबें भी बता रहा हूं, लेकिन साथ में इन सब का कंपाइलेशन भी बता रहा हूं कि ये सब किस एक किताब में मिलेगा। मार्केट में बहुत सारी कोचिंग संस्थाओं के आपके किताबें भी हैं जिसको विद्यार्थी अपने अनुसार जो किताब उसको अच्छी लगती है वो ले जाता भी है, मेरी भी है। हमारी जो किताब है उस किताब का नाम है छत्तीसगढ़ दर्शन। छत्तीसगढ़ दर्शन, इस किताब को हमने नाम दिया है छत्तीसगढ़ दर्शन और एक किताब एक संग्रह, जिसमें इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, जनजातीय, कला संस्कृति और पर्यटन, ये सारे इतने विषय इसमें जुड़े हुए हैं। पंचायती राज के लिए अलग से हमारी ही संस्था की घनश्याम सर की जो कलेक्शन की जो किताब है उनका संकलन किया हुआ है सारे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट से, यानी कि पूरे सरकारी रिपोर्ट जो है, सरकारी प्रतिवेदन जो है, जो पंचायती राज के लिए जो पुस्तिका मिलती है मार्गदर्शिका, उसको बेस बना के उन्होंने पंचायती राज की भी किताब अपनी तैयार की, जिसमें नगरीय निकाय और पंचायती राज दोनों का उसमें एक साथ संकलन है। पतली सी किताब है लेकिन वो डिटेल्ड है, जो आपको मेंस के लिए हेल्प करेगी, मेंस के लिए और प्री दोनों के लिए एक साथ। दूसरा, छत्तीसगढ़ दर्शन, ये किताब थोड़ी सी मोटी है, लगभग 650 पेजों की किताब है, 650 पेजेस हैं इसमें, जिसमें पूरा विस्तृत क्या किया गया है, आपको इसमें हर टॉपिक पर डिस्कशन किया गया है। मैं जिस ऑथेंटिक किताबों की बात कर रहा हूं, जिसमें हम लोग मैंने आपको कैसा कोई किताब ऑथेंटिक है वो मैंने आपको बताया, जिसमें हम लोग सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज करते हैं हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों को। हिंदी राज्य ग्रंथ अकादमी जो है छत्तीसगढ़ की, उसकी जो किताबें निकलती हैं उसको हम ऑथेंटिक सोर्स मानते हैं। उन किताबों प्लस जितने रिपोर्ट्स हैं, प्लस जितने प्रतिवेदन हैं, प्लस जितने आपके कहना चाहिए कि इकोनॉमिक सर्वे के डाटा हैं, इस सब का कलेक्शन इसमें है। ठीक है, इतिहास को बताने के लिए मैंने पर्सनली गजेटियर्स, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के गजेटियर्स हैं, स्टेट गजेटियर्स थे, उनका भी यूज किया है। जनजातियों के लिए हमने ग्रंथ अकादमी की किताबों के साथ साथ में जो जनजातियों के लिए समाजशास्त्रों की जो किताबें हैं, उसके साथ वेरियल एल्विन और उनकी अन्य जो किताबें हैं उनका भी इसमें यूज किया, और सारे जितने भी सोर्सेज हमने यूज किए हैं उन सब का डिटेलिंग यहाँ पर है, इस किताब में हम लोगों ने डाल दिया है कि सर उसके लास्ट पेज जैसे चैप्टर खत्म होगा, लास्ट पेज में डला हुआ है कि कहाँ कहाँ से हमने वो सारे सोर्सेज लिए हैं, वो पूरा का पूरा आपका लिया हुआ है, एक पूरा संकलन हम लोगों ने तैयार किया है। उस पे भूगोल का भी एक एक्यूरेट पूरा मैप वाइज है, पूरा उसमें हमने पूरा मैप के थ्रू से उसके पूरे भौगोलिक क्षेत्र को, जलवायु को, मिट्टियों को, अपवाह तंत्रों को बताने का प्रयास किया है, जिला परिचय को उसी में से बताने का प्रयास किया है। ठीक है, अर्थव्यवस्था तो जो भूगोल के पार्ट के साथ में हमने इसको मर्ज किया है, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे की जो खनिज, आपके उद्योग, कृषि, इन सब के जितने तमाम जो चीजें हैं जो इकोनॉमिक सर्वे के
तो माध्यम से हम जो पढ़ते हैं बेस जो जरूरी है वो सब हम लोगों ने इसमें अपलोड करके रखा है, उसमें डाल के रखा है, संकलित किया है। जनजातियों का भी वैसे ही कला और संस्कृति पे, इसमें कला और संस्कृति में विशेष रूप से स्थानीय तौर पर भी जो जो परंपराएं व्याप्त है उनको भी संकलित करने का हमने प्रयास किया, जिसमें पूरा का पूरा जो कल्चर गांव में चल रहा है उन लोग को डायरेक्ट एनालिसिस किया है और उसको की बातों को, सारी चीज़ों को इसमें हमने लिखा भी है। तो ये एक किताब परफेक्ट है आपके लिए, जो ये पूरा एक पोर्शन पढ़ने के लिए पूरा। इसके अलावा भी ग्रंथ अकादमी की आप किताबें ले सकते हैं, ठीक है। इस किताब के लिए हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया हुआ है ताकि इसके लिए ISBN नंबर मिल जाए, और अगर ISBN नंबर अगर इसका मिल जाता है इस किताब का, तो ये किताब भी ऑथेंटिक किताब बन जाएगी। तो इसके लिए हम लोग लगे हैं, लेकिन थोड़ा सा समय इसके लिए जरूर लगेगा। लेकिन जब भी दावा आपत्ति आपको करने हो, तो इस साल भी बहुत से विद्यार्थियों को हमने दावा आपत्ति के लिए सोर्सेस अवेलेबल करवाए थे, आने वाले समय में भी हम करवाएंगे। तो इसके लिए छत्तीसगढ़ पढ़ने के लिए आप ध्यान रखिए कि आपकी छत्तीसगढ़ दर्शन और अनेक किताबें और भी हैं मार्केट में, लेकिन इसमें पूरा का पूरा ये पूरा टॉपिक कवर किया गया और प्री और मेंस दोनों के लायक है, पूरा डिटेल्ड है, इसमें एनालिसिस किया गया है, बहुत ज़्यादा इसमें विस्तृत तरीके से आपको इसमें पूरे चीज़ें मिलेगी हर विषय का। दूसरा, इसके बाद अगर आपको और लगता है कि कोई किताब पढ़नी है तो आप इसके लिए क्या पढ़ सकते हैं, हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें ले सकते हैं। पंचायती राज के लिए भी हमारी किताबें मार्केट में अवेलेबल है। इसके बाद जो समसामयिक घटना है, तो समसामयिक घटना के लिए सबसे बेहतर अगर कोई पत्रिका है, कोई मैगजीन है, तो वो आपकी विकास परख है। विकास परख आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस करके देता है कि आपकी डिटेलिंग हर मंथली इसमें पूरा एक डिटेल रहता है माह भर का पूरा। उसके बाद कुछ आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस भी रहते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी रहते हैं जो आपको प्री के लिए हेल्प करते हैं। तो इतनी चीजें इसके लिए क्या है, सफिशिएंट हैं, जिस और बाकी आपकी मेहनत इस पे निर्भर करती है कि आप कितना अपडेट इसमें और रह सकते हैं। अब जो भाग 1 के जो विषय हैं, उन भाग 1 के विषयों के लिए कौन कौन सी किताबें जरूरी है, तो उन पर भी एक चर्चा कर लेते हैं हम लोग। भाग 1, तो भाग 1 में जैसे हम इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा हम कर रहे हैं, तो जब हम लोग अपने नोट्स वगैरह तैयार कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग अपने संस्था की तरफ से भी इन सारे विषयों के लिए नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, तो उसके लिए नोट्स की तैयारियां चल रही है। लेकिन इसके अलावा ऑथेंटिक किताबों की जब बात हम करते हैं, तो इतिहास के लिए जब बच्चे पूछते हैं कि मेंस और प्री के लिए सबसे अच्छी किताब कौन सी है, तो जैसे मैं खुद 2 चीजें यूज करता हूँ। सबसे बेहतरीन किताब है आपकी टीच योर सेल्फ। इतिहास की टीच योर सेल्फ की जो 5 भागों में किताबें आती है, आखिरी भाग जो है आपका 5वां भाग, वो आपका यूरोप के इतिहास से जुड़ा हुआ है, तो आपके लिए आवश्यक नहीं है। लेकिन इसके जो बाकी 4 पार्ट की जो किताबें हैं, छोटी छोटी किताबें हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन लिखी हुई किताबें हैं, और ये भारतीय पब्लिकेशन का बेसिकली। तो ये टीच योर सेल्फ बहुत अच्छी किताब है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आंसर फ्रेम कैसे होना है, इसमें किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर बहुत अच्छा डिस्कशन है इस किताबों में, और इतिहास की सबसे अच्छी किताबों में से माना भी जाता है टीच योर सेल्फ को। तो ये इसकी जो 4 किताबें हैं, छोटी छोटी है, बहुत कम कीमत की किताबें हैं, 100, 150, 120 इस तरीके की रेट है इसके। तो 500 में आपकी पूरी 5 किताबें आ भी जाती है। तो आपको बेसिकली 4 किताबें इसकी पढ़नी है। पार्ट 1 जो है आपका एंसेंट इंडिया पे है, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है वो मिडवल इंडिया पे है, और पार्ट 4 जो है इसका इंडियन नेशनल मूवमेंट प्लस मॉडर्न इंडिया पे है। तो ये बहुत अच्छी किताब है और हिंदी में है। ये पब्लिकेशन का नाम है टीच योर सेल्फ ये। तो इसकी किताब आप हिस्ट्री के लिए ले सकते हैं और बहुत अच्छी किताब है, इसको आप अध्ययन एक बार करके देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, इसको आप पढ़ सकते हैं, जो बेसिकली मॉडर्न इंडिया के लिए आता है, आधुनिक भारत के लिए आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, और ये आपको हिंदी में मिलेगी। ठीक, इसके बाद जो आपकी किताब अगला जो सब्जेक्ट है आपका भूगोल। तो भूगोल के लिए एक आप पढ़ सकते हैं माजिद हुसैन को। ये बहुत बड़ी किताब है, बहुत डिटेलिंग इसमें लिखा हुआ है, लेकिन इतने भूगोल के लिए सबसे अच्छी किताब मानी जाती है यूपीएससी और राज्य सेवा परीक्षा दोनों के लिए। इसके अलावा एक जो है पेरियार की भी जो किताब है भूगोल की, ये भी क्या है, बहुत अच्छी है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी, और ये दोनों किताब आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी। इसके बाद आपका आता है क्या, भारत का संविधान या भारत का राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी जिसको हम कहते हैं।
इंडियन पॉलिटी के लिए सबसे बेहतरीन किताब अगर कोई है तो एम लक्ष्मीकांत की है। एम लक्ष्मीकांत ये सबसे बेहतरीन किताब है। इसके अलावा कोई दूसरी किताब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं क्यों यहाँ ज्यादा किताबों की बातें में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक चीज ध्यान में रखिए कि अगर किसी विषय को पढ़ने के लिए आप 100 किताबों से पढ़ रहे हो, यानी कि 100 किताब को एक बार पढ़ रहे हो कहने का मतलब, और किसी एक किताब को आप 100 बार पढ़ रहे हो, तो ये ज्यादा आपके लिए क्या होता है, प्रभावी होता है। यानी कि आप एक किताब को 100 बार पढ़ डालिए तो आपके लिए क्या कहेगा, वो बेहतर रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आप 100 किताब एक बार पढ़ रहे हो तो आपके लिए रिजल्ट देने वाला वो नहीं है। ठीक, ये किसके लिए हो गया, आपके भारत की राज्य व्यवस्था के लिए हो गया। इसके बाद जब चौथा हम देखते हैं किसके लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था। तो मेंस में भी हमारा बहुत ज़्यादा पोर्शन नहीं है, जब चूंकि बहुत सारी किताबों के विषय में आप लोग चर्चा करने लगते हैं, इसीलिए मैं 2-4 इसमें एक्स्ट्रा किताबें बताऊंगा। लेकिन बेस अगर इसको पढ़ना है तो एक 9th का और 10th का जो NCERT है, मैक्रो और माइक्रो है ना, इकोनॉमिक्स की जो किताब है हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको अवेलेबल हो जाती है। तो ये दोनों किताबें आपको क्या है, यूजफुल है, जिसके माध्यम से जो टॉपिक्स हैं मेंस में और प्री में उसके अकॉर्डिंग आप इसको पढ़ सकते हो। इसके बाद अगर सबसे सरल माध्यम मैं बताऊं तो एक है प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक आता है, प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक। प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक जो है ये आपको इकोनॉमिक्स का आराम से मिल जाता है, कोई इसमें समस्या नहीं है। और उसमें डिटेल वाइज आप चैप्टर को वो कर लीजिए, मार्क कर लीजिए कौन कौन से चैप्टर हमारे लिए हेल्पफुल है, तो उसमें से आप पूरे तरीके से मेंस और प्री के लिए क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाइड तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। और ये क्या अपडेट होता रहता है लगातार। इसके आधार या इसके लिए और थोड़ा सा एडवांस पढ़ना चाहेंगे तब आप जाइए, क्योंकि अगर CGPSC तक सीमित रहना है तो यहाँ तक के लिए ये आपके लिए काफी है। लेकिन और अगर आगे बढ़ना है तो लाल या सबसे बेहतर मानी जाने वाली किताब रमेश सिंह, इकोनॉमिक्स के लिए सबसे बेहतरीन किताब मानी जाती है किनकी, रमेश सिंह की किताब मानी जाती है भारत की अर्थव्यवस्था। तो ये किताब आप पढ़ सकते हैं, 1, 2 और ये 3, ये किताब आपके लिए बहुत सफिशिएंट है रमेश सिंह में, क्योंकि वो बहुत वास्ट सिलेबस के UPSC के तौर पर इसमें बनाया गया है। इसीलिए क्या है कि अगर आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, या तो कोई एक चीज मैंने आपको बार बार बताया कि कोई भी एक किताब आप पढ़िए। तो रमेश सिंह एक बेस्ट ऑप्शन है, दूसरा प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक एक बेस्ट ऑप्शन है आपके पास में। और UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी रमेश सिंह बहुत ज्यादा उपयोगी मायने रखता है वो चीज। ठीक, इसके बाद फिर एक जो है आपका सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाला जो है, बेसिकली हम लोग साइंस एंड टेक जो बोलते हैं, ये 2 किताबें इस पे हो गई। अब साइंस एंड टेक पे सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए हमारे लिए जो बेस किताब है, एक आप मैग्रा हिल की जो किताब आती है, TMH भी हम पहले पब्लिकेशन से पहले बोलते थे, अब मैग्रा हिल हो गया है वो। तो इसकी जो किताब है सिलवंत सिंह की, सिलवंत सिंह, इसकी किताब आप साइंस एंड टेक के लिए ले सकते हैं। और जनरल साइंस के लिए जो किताबें हैं, जनरल साइंस के लिए आप या तो लुसेंट के सामान्य विज्ञान को पढ़ सकते हैं, जो हालांकि मैं बहुत ज़्यादा इसे सजेस्ट नहीं करता हूं, लेकिन ये ठीक ठाक इस स्तर पे है। और अरिहंत का भी एक है कि जो प्री वगैरह लेवल के ठीक है, लेकिन सामान्य विज्ञान का जो एक स्टैंडर्ड जो अगर मेंस के लिए आपको पढ़ना है, तो इसमें मैं आपको कहूँगा कि जो 10th का जो कंप्लीट सिलेबस है, जो CG बोर्ड का है, बेसिकली CG बोर्ड के लिए जो पाठ्यक्रम की जो किताब है, ये आपको गवर्नमेंट स्कूलों में मिल जाएंगे, किसी टीचर से अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपकी ये किताबें मिल जाएंगी। तो इससे आप पढ़िए तो आपका मेंस का जो पूरा टॉपिक है पूरा कवर हो जाता है। इसमें प्री का भी आपको लगभग कवर हो जाता है, थोड़ी बहुत चीज़ें इनसे कवर होने लायक ये 4 चीज़ें रहती हैं। और बाकी आपके जो क्लासेस होते हैं उस क्लासेस में आपको मैक्सिमम चीज़ें मिल जाती, तो बहुत ज़्यादा खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो 10th का जो ये पोर्शन है, ये वाला आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। दूसरा, जनरली इस चीज को मैं अपने लिए इसलिए बता रहा हूँ, तैयारियों के दिनों में जब बेसिकली पैसे कम होते थे, या जब लगता था कि बहुत ज़्यादा किताबें हम नहीं खरीद सकते थे, तो जैसे हमारी एक परंपरा रही है कि हम पुरानी किताबों को कलेक्ट करके रखते थे। तो जो 10th वो CG बोर्ड का जो पूरा कंप्लीट जो सिलेबस है,
वो पूरा का पूरा सिलेबस आपका युगबोध के 12th के बुक में भी है। युगबोध का जो 12th का बुक आता था पुराना, उसमें भी है। तो ये यहाँ से हम लोग उसको पढ़ते हैं। अगर इसको और दूसरे तरीके से अगर आपको ये किताब नहीं मिल रही है तो इजीली अवेलेबल बता रहा हूँ मैं, NIOS इस वेबसाइट पे जाइएगा। यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन का जो स्टडी मटेरियल है, कोर्स मटेरियल है, उसको आप PDF डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे बहुत सी अच्छी किताबें, मतलब वो किताबें जो 11th-12th की है बेसिकली, वो पूरी की पूरी आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में ऐसा मिल जाता है पूरा कंप्लीटली। तो वो आपको क्या करेगा, बहुत उपयोगी होता है। और NIOS के जो नोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे नोट्स हैं वो। तो दूसरा ये कि जैसे हमारे यहाँ कुछ आसपास में रायपुर, भिलाई, बिलासपुर आसपास के कई ऐसे वो बुक शॉप्स होते हैं, कई आसपास ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर पुरानी किताबें बिकती है खर्च पे। कोई आप, क्योंकि एक विद्यार्थी है कि विद्यार्थी का जीवन कैसे होता है हम सभी समझते हैं, क्योंकि मैं आज अभी भी उस सारी चीज़ों को फेस करता हूँ कि जब मेरी इकोनॉमिकल कंडीशंस अच्छी नहीं थी तो मैं क्या करता था कि कुछ किताबों को लेने के लिए मैं रद्दी के मार्केट में जाता था जहाँ पे किताबें बेच दी जाती थी। तो वहाँ से मैं क्या कहते 5 रुपये 10 रुपये में ऐसे सारी किताबें कलेक्ट करके या खरीद कर लाता था। तो वो ऐसा भी आप कर सकते हैं ताकि आपको क्या हो, किताबों से आपको यूजफुल चीज़ें भी मिल जाएं, वो जानकारी भी मिल जाए, आपको नई किताबों पे एक्सपेंस करने की आवश्यकता नहीं है बहुत ज़्यादा। तो ये आपको वहाँ पे हेल्प कर जाएगा। या इसको सामान्य विज्ञान को पढ़ने के लिए, इसका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए आप NIOS के इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैथ्स के लिए भी आप उसका डाउनलोड कर सकते हैं। और मैथ्स का भी जो पोर्शन है मेंस के लिए, तो उसमें भी आपका 10th बोर्ड का ही पूरा सिलेबस है कम्प्लीटली, जो अभी बहुत छोटा कर दिया गया है, कंसाइज कर दिया गया है। तो जब मैथ्स के जो फैकल्टी हैं जब आपको क्लास ले रहे होंगे ना, तो वो आपको डील भी करेंगे वो कि HD यादव पढ़ना है या फिर दीपक कुमार को पढ़ना है या फिर RS शर्मा पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ों को वो आपको बताएंगे कौन कौन सी चीज़ें पढ़ सकते हैं आप ऐसा करके। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपको इजीली मिले ऐसे पाठ्यक्रम को आप यूज़ कीजिए। जो आपके पास पुरानी किताबें अगर युगबोध की हो गई तो बहुत अच्छा है, 10th बोर्ड की किताबें आपके पास मिल जाएंगी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के लिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है वो। और नहीं तो NIOS के पाठ्यक्रम को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो प्रौद्योगिकी वाला जो पोर्शन है उसके लिए आप या तो परीक्षा मंथन यूज कीजिए या तो फिर आपको सिलवंशी की किताब खरीद सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी और डिटेल्ड किताब रहती है। इसी के साथ मैं एक सलाह आपको और दूंगा, जो बेसिकली UPSC के एग्जाम देने वाले हमेशा इसको यूज करते हैं, जो एक भारत 2020 या जो ईयर चलता रहता है उसके बेस पे आता है एक जो इंडियन पब्लिकेशन का जो रहता है, भारत सरकार का जो प्रकाशन रहता है उसका जो छपता है बुक, इंडिया 2020 या भारत 2020, इस तरह की जो एक किताब आती है साल भर की, एक ईयर बुक आती है। इस ईयर बुक को आप लेते रहिए, है ना, ये आपको हमेशा मदद करेगा। ये सामान्य जानकारी के लिए भी आपको उपयोगी है और दूसरे दृष्टिकोण से भी आपको, या परीक्षक दृष्टिकोण से भी क्या है, बहुत ज्यादा उपयोगी है आपको। इसके बाद जो फिर एक जो चर्चा है कि भारतीय दर्शन, कला एवं संस्कृति के लिए, तो इसके लिए एक किताब बहुत अच्छी है नितिन सिंघानिया की, भारतीय दर्शन, कला एवं संस्कृति, भारतीय दर्शन, कला एवं संस्कृति। इसके लिए आप मैग्रा हिल की नितिन सिंघानिया की किताब ले सकते हैं। एक किताब आपके लिए काफ़ी है और ज़्यादा कहीं दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना सफिशियंट है। क्योंकि ये आपका प्री तक ही कुछ क्वेश्चन रहता है जो इतिहास के साथ में कवर भी हो जाता है। अगर आपको UPSC एडवांस में और तैयारी करनी है तो आप इसको ले सकते हैं, बाकी इसका मेंस में बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है। ठीक, दूसरा आपका जो समसामयिक घटनाएं हैं या जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है, समसामयिक घटनाएं, आजकल बहुत सारे लोग करंट अफेयर्स के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपने अपने चैनल्स के माध्यम से करंट अफेयर आप तक पहुंचा भी रहे हैं। मेरी भी कोशिश है कि कुछ समय के बाद एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ में आपके लिए करंट अफेयर्स का प्रोग्राम भी लॉन्च किया जाए। लेकिन अभी आपको जो एक डिटेल एनालिसिस करने के लिए जो एक मैगजीन्स वगैरह के और न्यूज़पेपर की जो ज़रूरत होती है वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, कोई भी दैनिक समाचार पत्र आप यूज़ कीजिए जो अच्छे कंटेंट के साथ में छपती है ना। बेसिकली दैनिक भास्कर हो, नवभारत हो या पत्रिका हो, ये स्टेट लेवल पे जो हम देख रहे हैं, इसको आप किसी एक अच्छी जो डेली न्यूज़पेपर है, दैनिक समाचार पत्र है, किसी न किसी एक दैनिक समाचार पत्र को प्रयोग में लाइए।
क्यों, खासकर क्यों, बेसिकली उसके आपको आर्टिकल्स के लिए, उसके एडिटोरियल्स पेज के लिए। ठीक, दूसरा आपको अगर मासिक जो तैयारी करनी है, मासिक करंट अफेयर्स की जो पत्रिकाएं आप खरीदते हैं, तो उसमें एक शामिल कीजिए, किसे, क्रॉनिकल या दृष्टि। ये दोनों में से किसी एक मैगजीन्स को आप क्या कर लीजिए, चूज कर लीजिए, और उसके बाद क्या है, इसको आप रेगुलर रखिए, ताकि इसके माध्यम से आपको क्या हो सके कि कुछ सब्जेक्ट्स की भी तैयारी होती जाए। ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों मैगजीन्स में कुछ ना कुछ अनिवार्य रूप से छपता रहता है, तो इसमें और साथ में करंट का जो एनालिसिस है, एक इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और द हिंदुस्तान टाइम्स, ऐसे पेपर्स का इसमें बहुत ज्यादा क्या है, और दैनिक जागरण बेसिकली, तो उन पेपर के आर्टिकल्स का एनालिसिस भी इन दोनों मैगजीन्स में किया जाता है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इस दोनों में से किसी एक मैगजीन्स को आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको समसामयिक घटनाओं के लिए रेगुलर किसी एक चैनल से जुड़ना है, तो राज्यसभा टीवी से जुड़िए। राज्यसभा टीवी, इसके YouTube चैनल्स को भी आप सब्सक्राइब कर ले सकते हैं और उसको आप कंटिन्यू देख सकते हैं, राज्यसभा टीवी को, जो आपको सबसे ज्यादा क्या करेगा, मदद करेगा। इसी के साथ साथ एक दृष्टि का करंट चलता है, दृष्टि के बारे में सबको आप जानते हैं, विकास देवी कीर्ति सर को द बेस्ट माना जाता है। तो उनका जो एक करंट अफेयर्स का जो बुलेटिन आता है ना, टू द पॉइंट्स फैक्ट आते हैं, तो उसको आप लोग देख सकते हैं, जो आपको करंट को बहुत ज्यादा क्या करेगा, अपडेट करेगा। इसके बाद एक बचता है क्या, इन्वायरमेंट का और इकोलॉजिकल सेक्शन या पर्यावरण का। पर्यावरण के लिए केवल एक किताब आपको बताऊंगा जो सबसे बेहतरीन किताब है, यह है इराक बरूचा की, इराक बरूचा। इराक बरूचा की किताब अगर आपके पास में है पर्यावरण के लिए, तो ये सबसे बेहतरीन है। इसके अलावा कोई दूसरी किताबों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और बाकी सारी जो चीजें हैं इन्वायरमेंट और पढ़ना है, तो ये चीजें आपको क्या कर देती हैं, कवर करा देती हैं। तो ज्यादा खर्च आपको करना नहीं है। इतिहास के लिए TMH की बुक आप ले सकते हैं, या दृष्टि पब्लिकेशन की एक जो बुक आती है उसको आप यूज कर सकते हैं, जिसमें गलतियां कम है, ध्यान रखिए, ठीक है। और एक स्पेक्ट्रम की। आप भूगोल के लिए क्या यूज कर सकते हैं, पेरियार या माजिद हुसैन यूज कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी के लिए क्या यूज करना है, आपको M लक्ष्मीकांत यूज करना है। उसके अलावा कोई दूसरी किताब आपको छूनी ही नहीं है। तीसरा आपको क्या, कि आपका जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, तो उसके लिए आप तो रमेश सिंह लीजिए, या तो मेंस के दृष्टिकोण से आपको और अच्छा देखना है तो प्रतियोगिता दर्पण का तिरंग देख लीजिए, ठीक। और इसके बाद जो सामान्य विज्ञान और उसके पर जो चर्चा की है हमने साइंस एंड टेक के लिए, तो एक सिल्वन सिंह का, और उसके साथ साथ में आपका 10th बोर्ड का जो सिलेबस का है, जो बुक है, जो CG बोर्ड की बुक है, उसको आप लेकर आइए। इसके बाद फिर जो भारतीय दर्शन कला एवं संस्कृति के नितिन सिन्हा ने एक बुक, समसामयिक की घटनाओं के लिए क्रॉनिकल या दृष्टि और राज्यसभा टीवी को आप क्या कीजिए, फॉलो कीजिए। और पर्यावरण के लिए आप क्या, इराक बरूचा की किताब को यूज कीजिए। तो ये किताबों के बारे में हो गया आपका प्री। और इसके जो पार्ट 2 का जो है, छत्तीसगढ़ का जो पोर्शन है, छत्तीसगढ़ के पोर्शन के लिए मैंने बताया कि आप मेरी संस्था की किताब छत्तीसगढ़ दर्शन को आप यूज कर सकते हैं। एक बार आप देख सकते हैं उस किताब को, कि 650 की बुक है, जो कंप्लीट कंपाइलेशन में इसकी पेजेस हैं बुक, 650 पेजेस की। तो उस बुक को देखिए, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस है उस बुक में, और कंप्लीट आपको छत्तीसगढ़ के लिए एक साथ इतने सारे सब्जेक्ट्स का इतने संग्रह में कोई दूसरी किताब मार्केट में आपको नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है आपको। तो एक बार आप उस किताब को देख सकते हैं अपनी तैयारियों के लिए। अब हम चर्चा करेंगे किस पर, मेंस के पर। तो ये आपका ये क्या था, ये प्री के लिए था। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पहले कुछ चर्चा की है, फिर हमने क्या देखा कि इसके बुक्स में कौन कौन से हमको पढ़ने चाहिए, तो उस पर हम लोगों ने देखा। अब मेंस के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं उसके लिए क्या है, बाद में एक जब वो विषय चलते जाएगा, तो विषय के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको उसके अनुसार अपने नोट्स भी देंगे और उसके अनुसार वो बुक्स भी बताएंगे। वो आपके लिए ज्यादा बेटर है, क्योंकि अभी मैं अगर उस पर अगर फोकस करने जाऊं, तो आपका मेन जो फोकस है टारगेट प्री से मेंस तक पहुंचाने का, वो भटक जाएगा। क्योंकि दर्शन शास्त्र पे आपका, इस पे लोक प्रशासन पे, आपका समाज शास्त्र पे, और उसके बाद जो एक नया 7th पेपर ऐड हुआ है, उस पे अगर अभी किताबों पे चर्चा करना है, तो वो अभी सही समय नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक। तो अगला हमारा जो अब फोकस है वह मेंस पर है, कि मेंस में किस तरीके के प्रश्न आते हैं, कैसा पैटर्न होता है, और किस तरीके से उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक। अगला जो हम अब देखेंगे, सबसे पहले अब मुख्य परीक्षा में पेपर कौन कौन से हैं। मुख्य परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र
मैंने आपको पहले ही बताया कि मुख्य परीक्षा में कुल 7 प्रश्न पत्र होते हैं और प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 नंबरों का होता है, यानी कि कुल 1400 नंबर। और इन 1400 नंबरों के साथ में इंटरव्यू का नंबर 150 नंबर ऐड होता है और 1550 नंबर की कुल मुख्य परीक्षा पूरी राज्य सेवा परीक्षाएं होती है। ठीक, इसका प्रथम प्रश्न पत्र है किसका? भाषा का, जिसमें हमको 3 भाषाएं पढ़नी है, एक हिंदी, दूसरी अंग्रेजी और तीसरी छत्तीसगढ़ी। ये 200 नंबर का पेपर है। ठीक, 3 घंटे का ये भी पेपर होगा। अब हिंदी इसमें कितने नंबरों का आएगा? 100 नंबरों का आएगा, यानी 100 अंकों का। अंग्रेजी आएगा 50 का और छत्तीसगढ़ी आएगा कितने का? 50-50 का। इस तरीके से इसका क्या किया गया है? आवंटन किया गया है नंबर को। हिंदी 100 नंबर का, इस अंग्रेजी 50 नंबर का, छत्तीसगढ़ी 50 नंबर का। इससे पहले इसमें संस्कृत भी ऐड था, लेकिन संस्कृत के विरोध के बाद क्या कर दिया गया? उसे हटा दिया गया है। ठीक, ये आपका पहला हो गया। दूसरा प्रश्न पत्र है आपका किसका? निबंध का। ठीक, निबंध पे मैंने अभी इससे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे चर्चा करते हुए आप लोग को बताया था कि निबंध के टॉपिक किस तरीके से आते हैं। इसमें आपके 2 सेक्शन होते हैं, एक पार्ट 1 और पार्ट 2 का। तो पार्ट 1 जो है ये राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, और दूसरा होता है राज्य स्तर मुद्दों पर या राज्य स्तरीय मुद्दों एवं समस्याओं पर। ऐसा तो आपके पहले पार्ट से भी आपके 4 टॉपिक पूछे जाएंगे, जिसपे से आपको 2 लिखना है। और कितने शब्दों में लिखना है? 750 शब्दों में लिखना है। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया? ये पहले पार्ट के लिए हो गया। और सेकंड पार्ट के लिए भी सेम फॉर्मूला रहेगा, मतलब दोनों में आपको 4-4 टॉपिक पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 2-2 टॉपिक्स पे क्या करना है? डिस्कशन करना है। 2-2 टॉपिक्स पर ऐसे लिखना है। ये तो यहाँ पे 750 के 2 ऐसे लिखना है, इधर भी 750 के 2 ऐसे लिखना है, मतलब कुल 3000 शब्दों का ऐसे आपको लिखना है इस पे। तो ये आपका क्या है? ये द्वितीय प्रश्न पत्र है, द्वितीय प्रश्न पत्र है। अब इसके बाद जो है थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है। क्या चेंज होता है कि अब उसको मैं थोड़ा सिलसिलेवार उसको बताते हुए चलूंगा। उसमें भी थोड़ा सा अब अंकों का आवंटन थोड़ा चेंज है। हाँ, इसमें ध्यान दे दीजिएगा एक कि ये आपका 100 नंबर का होगा और ये भी कितने नंबरों का होगा? 100 नंबरों का होगा। अब जो ये नंबरों के आवंटन का जो क्रम है वो तीसरे से लेकर 7वें नंबर तक के पेपर के लिए क्या होगा? थोड़ा सा चेंज होगा। कैसे होगा उसको देख लेते हैं। हाँ, एक चीज इसमें ये है कि हिंदी भाषा के लिए कौन सा यूज किया जाए बेसिकली। तो हिंदी भाषा के लिए आप यूज कर सकते हैं हरदेव बहारी को। ठीक है, हरदेव बहारी की किताब अच्छी है। इसके साथ साथ अरिहंत पब्लिकेशन की भी एक किताब और अच्छी आती है। छत्तीसगढ़ी के लिए विनय कुमार पाठक, डॉक्टर विनय कुमार पाठक की किताब बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं और ये आपको प्री और मेंस दोनों के लिए उपयुक्त है, काम आएगी। इसके अलावा कोई और ज़्यादा आपको इस पे दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर इसके साथ और अगर एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है तो विकास परक के छोटे छोटे अलग अलग अतिरिक्तांक आते हैं। वो आपको समय समय पर वो एग्ज़ाम के शुरू होने से पहले आना चालू हो जाता है, तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। अंग्रेजी के लिए भी आप उतना ही पाठ्यक्रम देखिए जितना उसमें है। तो आपको छोटे बच्चों के जो ग्रामर बुक्स वगैरह रहते हैं वो बहुत हेल्पफुल है। कोई अलग से बहुत ज़्यादा किताबें लेने की आवश्यकता नहीं। अगर लेना है तो एक लूसेंट की इंग्लिश आती है, वो उसका स्तर ठीक है। और वैसे ही फिर मैंने बताया कि विकास परक को भी आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब इतने ज़्यादा किताबें इसलिए नहीं बताऊँगा कि खर्च ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका भी और मेरा भी। ठीक, तो अगर हमारा जो है अब इसको पैटर्न को हम थोड़ा सा देखते हैं। अब प्रश्न पत्रों पे चर्चा करते हैं पहले कि कौन कौन से प्रश्न पत्र हैं हमारे, या कौन कौन सब्जेक्ट्स के पेपर्स होंगे, और उसके बाद ये प्रश्न पत्र आते कैसे, उसका ढांचा कैसा, उसका मॉड्यूल कैसा होता है, उस पर चर्चा करेंगे। तो हमारे यहाँ से जो तृतीय प्रश्न पत्र जो होता है या थर्ड पेपर जो होता है हमारा, ये किसका है? सामान्य अध्ययन फर्स्ट का।
ठीक, तो सामान्य अध्ययन में ये जो हमारा पेपर होगा ये हो, इसमें 3 भाग होंगे। ध्यान रखिए कि प्रश्न पत्र 3 से लेकर 7 तक जो है वो पार्ट में डिवाइड है और 3-3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो इसका जो भाग 1 है, भाग 1 ये है इतिहास का, भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन से संदर्भित भारत का इतिहास कंप्लीट है इसमें। ठीक, तो इसका जो टोटल मार्किंग है, टोटल अंक जो आवंटित है इसको कितना है, 75 अंक है। इसके बाद अगला जो भाग 2 आता है, भाग 2 है आपका संविधान एवं लोक प्रशासन का। क्योंकि दोनों सब्जेक्ट एक तरीके से मिलते जुलते सब्जेक्ट्स हैं, भारत ये जो अपना राजनीति शास्त्र का जो वो है, राजनीति विज्ञान का जो विषय है उसी के अंतर्गत आने वाले विषय हैं, इसलिए दोनों को क्या कर दिया गया है, सम्मिलित कर दिया गया है। और इसके लिए जो अंक आवंटन है वो कितना है, 50 अंक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो भाग 1 जो है 75 अंक का, भाग 2 जो है वो 50 अंक का, और उसके बाद फिर से भाग 3 जो है वो छत्तीसगढ़ के इतिहास से संदर्भित है, छत्तीसगढ़ के इतिहास। ठीक, अब इसमें आपका कितना अंक हो गया, 75 अंक का, ऐसा। तो इसी तरीके से भाग 3 से लेकर 7 नंबर तक के जितने भी पेपर होंगे उन सभी में भाग 1 में आपके 75 अंक, फिर भाग 2 में 50 अंक और भाग 3 में आपके क्या 75 अंक, इस तरीके से क्या होंगे, बटे होंगे। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये सारे की चीजों की इसी तरीके से क्या करनी है, तैयारी करनी है। और प्री और मेंस को यहीं से हम जोड़ेंगे। अब यहाँ से अब देखिए, भारत का इतिहास अगर आपको यहाँ पे पढ़ना है और इसमें 75 अंक आ रहे हैं, और छत्तीसगढ़ का इतिहास अंक यहाँ से पढ़ना है और इसमें 75 अंक के ये भी आ रहा है, मतलब दोनों कितना हो गया, 150 नंबर का हो गया। ठीक है, तो ये 150 नंबर यहाँ तैयार हो और वहां पर भी अपना कितना हो, जो अपना मान लीजिए 60-8 क्वेश्चन आपका इंडियन हिस्ट्री से आ रहा है और फिर 5-6 क्वेश्चन अगर आपका इससे आ रहा है, तो मान एवरेज अगर हम मान के चलते हैं कि अगर 15 क्वेश्चन भी है तो 30 नंबर उधर है। ठीक है, तो वो जो कहाँ से बनना है, यहीं से बनना है। तो हमारी तैयारी कैसी हो, हम फोकस यहाँ पे करेंगे हिस्ट्री को और हमारा प्री भी सॉल्व होगा। हम फोकस करेंगे किस पर, छत्तीसगढ़ की इतिहास पर, और फोकस मतलब यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे और वहां पे भी हमारी क्या होगी, तैयारी होगी। मतलब जितना हम डिटेल्ड पढ़ेंगे वहां से फैक्चुअल निकाल कर उसको एनालिसिस करके या उसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे और उसकी हम तैयारी करते चलेंगे। तो मतलब इस तरीके से हम कैसे इंटरलिंक कर रहे हैं किसको, प्री और मेंस को। ठीक, और यहाँ पे हमारे लिए संविधान पढ़ना है, तो पेपर 3 हमारे यहाँ तैयार हुआ और लोक प्रशासन हमारे लिए क्या है, एक्स्ट्रा है, किसके लिए, मेंस के लिए। ठीक, जिसको हम लोग 2.5 से 3 महीने में अलग से तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जब हम पहले देख रहे थे कि छत्तीसगढ़ी के और भाषा का जो पेपर था हिंदी का, तो उसमें छत्तीसगढ़ी और हिंदी जो हमारे प्री में भी इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। मतलब एक बार पढ़ाई करेंगे और उसको 2 जगह पे हमको क्या करना है, यूज करना है। इसके बाद जो हमारा चौथा पेपर है, चौथा पेपर हमारा है सामान्य अध्ययन 2 का, सामान्य अध्ययन 2 या सामान्य अध्ययन ये जनरल स्टडी 2। तो जनरल स्टडी 2 का जो हमारा पोर्शन है ये भाग 1 में इसका है सामान्य विज्ञान। ठीक है, क्या है, सामान्य विज्ञान का ये पेपर है। सभी पेपर 200-200 नंबर के, मैंने पहले बता दिया है। सामान्य विज्ञान में आपको क्या क्या देखना है, इसमें आपको एक देखना है रसायन यानी केमिस्ट्री, दूसरा देखना है आपको भौतिकी या फिजिक्स, और उसके बाद देखना है क्या, जीव विज्ञान या बायोलॉजी, इतना आपको देखना है। इसका जो भाग 3 है, सॉरी भाग 2 है, इसका भाग 2 जो है ये मैथ्स का रीजनिंग का जो पोर्शन है, योग्यता परीक्षण एवं तार्किकता परीक्षण को, इसको मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूं, योग्यता परीक्षण, तार्किकता, बुद्धिमत्ता है ना, और का परीक्षण, ये इस तरीके से का ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो ध्यान रखिए कि ये भाग 1 ये आपको यानी कि जो साइंस वाला जो पोर्शन है ये 75 नंबर का है, आपको मैथ्स जो है यहाँ पे 50 नंबर का। यही पेपर आपका पहले कितने नंबर का होता था, 200 नंबर का होता था। लास्ट टाइम से इसको क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है, और केवल कितना है, इसमें 50 अंक है, और ये कितना बचा, 75 अंक है। ठीक, और इसके बाद एक नया टॉपिक इसमें जोड़ा गया है अप्लाइड साइंस का, अप्लाइड साइंस का। ठीक है, जिसमें आप व्यवहारिक विज्ञान के विषय में क्या कर सकते हैं,
चर्चा कर सकते हैं। और इस ये जो भी है ये भी कितने नंबरों का है, 75 अंकों का है। तो मैंने आपको जहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 2 किताबें जो बताई है उसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है आपका पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4। तो इसके बाद हम पहुंचते हैं किस पर, पेपर नंबर 5 में। पेपर नंबर 5 या सामान्य अध्ययन 3, यहां तक हम लोगों ने देखा है। अब सामान्य अध्ययन थर्ड पोर्शन है। इसका जो भाग 1 है, इसका भाग 1 जो है भारत की एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। सिलेबस थोड़े छोटे छोटे हैं, बहुत ज्यादा वास्ट नहीं किया गया है इसको, और दोनों को मिक्स कर दिया गया है। इसमें भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, इस पर क्या किया गया है, सिलेबस डिजाइन किया गया है। पार्ट 1 इस भाग 1 का जो पहला सेक्शन है वो किस पे है, भारत पर है। और पार्ट 2 जो है या फिर उसका दूसरा जो सेक्शन है वो किस पर है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था पर। अब जो किस पर बेस्ड रहेगा यह ध्यान रखिएगा, पूरे इकोनॉमिकल सर्वे पर, और कुछ योजनाएं जो इकोनॉमिकल टर्म्स में जो चल रही है, इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए जो चल रही है छत्तीसगढ़ में, उसी पर ये क्या रहेगा, बेस्ड रहेगा। जनरली इसको छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था देखकर बहुत लोग क्या होते हैं, परेशान होते हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा कितने अंकों का होगा, 75 अंकों का होगा। ठीक, मैंने एक बार बता दिया है, अब उसको ध्यान में रखिए कि पार्ट 1 जो है 75 मार्क्स, पार्ट 2 जो है वो 50 मार्क्स, और पार्ट 3 जो है वो कितने 75 मार्क्स का, ये आपका क्या रहेगा, बेस रहेगा। ठीक, इसके बाद जो इसका भाग 2 है, भाग 2 जो रहेगा भारत का भूगोल। पहले मेंस में शामिल नहीं था भारत का भूगोल, लेकिन अब इसे क्या कर दिया गया है, शामिल कर दिया गया है। भाग 3 ये रहेगा छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल। ठीक, ये आपका ये हो गया। इसके बाद आता है आपका 6वां पेपर। 6वां प्रश्न पत्र जो है वो आपका सामान्य अध्ययन 4 का है, सामान्य अध्ययन 4। इसमें जो भाग 1 है, अब देखिए मैंने पहले भी इसमें बोला कि जैसे पेपर 3 में बताया कि यहाँ भारत का मतलब उसमें पेपर 3 में मैंने बताया कि भारत का इतिहास और छत्तीसगढ़ का इतिहास और संविधान प्री के लिए पढ़ना है और मेंस के लिए पढ़ना है। सेम यहाँ पर भारत का भूगोल प्री के लिए पढ़ना है, मेंस के लिए पढ़ना है। छत्तीसगढ़ का भूगोल प्री और मेंस दोनों के लिए, भारत और छत्तीसगढ़ की जो अर्थव्यवस्था है प्री और मेंस दोनों के लिए। तो एक साथ अगर हम मेंस पे फोकस करते हुए चलेंगे तो हमारा प्री आराम से तैयार होता चलेगा, क्योंकि लगभग 80% सिलेबस जो है वो क्या है, मेंस का ही प्री के साथ में मैच करता है। ठीक, अब ये क्या है आपके लिए एक बेहतर विकल्प होता है कि प्री और मेंस की तैयारी कैसे करते रहें। और जो आखिरी का जो अगर हमको लगता है कि हमारे प्री निकल रहा है, तो जो 2.5 से 3 महीने का जो समय है वो हमारे लिए किसके लिए बचेगा, सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग के लिए और आपके रिवीजन के लिए, क्योंकि रिवीजन और आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है किसके लिए, मेंस के लिए। ठीक, अब इसके बाद जो हमारा 4th पेपर है सामान्य अध्ययन का, इसका भाग 1 जो है वो किसका है, दर्शन शास्त्र का है। दर्शन शास्त्र का पहले का जो सिलेबस था वो थोड़ा क्या था, छोटा था, लेकिन अभी क्या किया गया, थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया गया। पहले इंडियन फिलोसफी के कुछ वो थे सब्जेक्ट्स थे, मतलब टॉपिक्स थे, लेकिन अब क्या किया गया है, वेस्टर्न थिंकर्स को भी इसमें जोड़ दिया गया है। मतलब वेस्टर्न फिलोसफी का कुछ पार्ट भी जो है कि इसमें जोड़ा गया है, दर्शन शास्त्र में जोड़ा गया है। तो ये 75 नंबर का हो गया ये भी आपका, तो एक बड़ा पोर्शन तैयार हो रहा है। भाग 2 ये आपका समाजशास्त्र का है। तो समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र को पढ़ने के लिए सबसे अच्छा जो माध्यम है, तो बहुत सारे मटेरियल्स आपको दिल्ली की कोचिंग वगैरह के भी मिल जाते हैं। ठीक है, दर्शन शास्त्र के लिए बेसिकली हर संस्था के अपने अपने नोट्स भी तैयार हैं, मेरे भी तैयार हो चुके हैं। तो ये क्या है, आपको एक तो संस्था से प्रोवाइड अलग हो जाती है, दूसरा क्या बहुत ज़्यादा दिमाग इस पर नहीं लगाना है, क्योंकि अगर इस पे आपको पढ़ना है कुछ अच्छा और थोड़ा सा फैक्चुअल टाइप से पढ़ना है, पॉइंट वाइज पढ़ना है, तो पतंजलि के नोट्स आपको मिल जाते हैं, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो जो आपका इग्नू का नोट्स है फिलॉसफी पे,
है ना। तो इग्नू के नोट्स को ट्राई कर सकते हैं आप, अगर आपको एडवांस बढ़ना ही है तो। नहीं तो जो आपके पास उपलब्ध है उसके माध्यम से आप इसको छोटा पढ़िए, सारगर्भित पढ़िए, मतलब एक छोटे से चीज को आप 100 बार पढ़िए, मेरा कहने का ये मतलब है। समाजशास्त्र के लिए भी आपको बहुत ज्यादा दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। बीए की जो किताबें होती है फर्स्ट ईयर वगैरह की, तो उस किताबों में आपका पूरा अच्छा से ये दिया हुआ है, बहुत ज्यादा आपको गुप्ता एंड शर्मा जिसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं भी है इसमें, क्योंकि अगर बीए की किताब को अगर पढ़ रहे हैं तो 50 नंबर लाने लायक आपका आराम से उसमें एक अच्छा प्रश्न बन जाता है, और एक सरल प्रश्न भी बनता है उसका, बहुत ज्यादा आगे कहीं बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी में हमारा जो भाग 3 है, भाग 3 आपका छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य से जुड़ा है। छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, ये आपका 75 नंबर का है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जनजातियां या छत्तीसगढ़ की पर्यटन सब इसी में आ गया। ठीक है, मतलब हमारा जो प्री में जो पढ़ना है, अलग अलग सेक्शन में हम जनजातियां पढ़ रहे हैं, हम उसमें कला और संस्कृति को अलग पढ़ रहे हैं, पर्यटन को अलग पढ़ रहे हैं, धर्म अलग पढ़ रहे हैं, तो ये पूरा यहाँ पे है इस सिलेबस में। ठीक है, ये मेंस में जो चीज आपको ये अलग से भाग 3 बना दिया है, वो पूरा सारी चीजों को इसमें क्या कर दिया है, सम्मिलित कर दिया है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं किसकी, जो हमारा 7th पेपर है और नया इंट्रोड्यूस किया हुआ पेपर है वो, और एक इम्पॉर्टेंट पेपर है। ठीक है, जिसमें थोड़े से लास्ट टाइम कुछ नंबर्स देखने को मिले कि कुछ ने बहुत अच्छे नंबर उसमें कलेक्ट किए हैं और कुछ ने बहुत खराब नंबर भी कलेक्ट किए हैं उस पर। तो आपका जो 7वां पेपर है, ये आपका है समान अध्ययन 5th, ये आपका सामान्य अध्ययन का 5वां प्रश्न है। ठीक, इसमें जो आपका भाग 1 है, भाग 1 आपका क्या कहता है, कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून, कार्यक्रम एवं कानून, इतने चीजों की बात करता है। तो अब इसमें क्या क्या देखना है, एक तो सामाजिक एवं जो विधान बने हुए हैं या कुछ जो महत्वपूर्ण विधान बने हुए हैं, जैसे आईपीसी वगैरह है, घरेलू हिंसा से संबंधित जो एक्ट वगैरह है ना, तो इस सारे विधान जो इसको स्पेसिफिक किया गया है कि कौन कौन सा हमको पढ़ना है ना, नेशनल स्तर पर भी और छत्तीसगढ़ के राज्य के संदर्भ में भी, तो उसको हमको इसमें देखना है, मतलब इस भाग 1 में ही, है ना, कि एक तो महत्वपूर्ण जो कानून है, विधान है, दूसरा छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण कानून है वो, और तीसरा जो है छत्तीसगढ़ की जो कल्याणकारी योजनाएं जो हैं, आपको अलग से सारी चीजें मिल जाएगी। एक किताब आई थी जो आपको जनसंपर्क में अगर मिल सके तो, उसका नाम था राहे विकास की, है ना, तो राहे विकास की जो किताब है, ऑरेंज कलर की बुक आई थी, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने निकाली थी, उस किताब में जितनी कल्याणकारी योजनाएं जो लागू की गई थी वो सारी की सारी एज इट इज डाल दी गई है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वहीं का था, जितना इसमें कल्याणकारी योजनाएं जो एक लाइन लिख दी है ना, वो पूरा उसका जो हेडलाइन ही था कि छत्तीसगढ़ की कल्याणकारी योजनाएं, तो पूरी उस किताब में एज इट इज पूरी योजनाएं आपको उसमें मिल जाती है। आपको वो कोई किताब जनरली जितने भी तैयारी करवाने वाले लोग हैं, कोई भी वो आपको क्या कर सकता है, प्रोवाइड भी करा देगा, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर नहीं मिलता है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको वो जरूर उपलब्ध करा दूंगा। दूसरा इसके बाद क्या कि इसका भाग 2 जो है, भाग 2, ये अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल एवं घटनाएं, खेल एवं घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल एवं घटनाएं एवं संगठन भी है साथ साथ में, कि जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो संगठन हैं उनके विषय में भी क्या किया गया है, इस पे चर्चा किया गया है, मतलब इसको हमको क्या करना है, पढ़ना है। इसका जो भाग 3 है वह राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, भाग 3 में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय
इसकी जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, है ना, और उनका मानव विकास में जो उनका योगदान है, पर्टिकुलर सबका स्पेसिफिक टॉपिक दिया हुआ है, उस पे ही हमको क्या रहना है, फोकस रहना है, उतना ही कोई हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो इस तरीके से ये पेपर नंबर 7 भी हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है, जिसमें ये पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इस तरीके से क्या है, क्लासिफाइड किया गया है। तो इसमें ये 75 मार्क्स का, ये 75 मार्क्स का और ये 50 मार्क्स का। ठीक है, तो इस तरीके से 200 मार्क्स से क्या बनते हैं, प्रश्न बनते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमने प्री के मॉड्यूल्स को देख लिया कि प्री में सब्जेक्ट्स कैसे होंगे, प्री की तैयारी कैसी करनी है, मुख्य परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पत्र हैं और दोनों को लिंक कैसे करना है, ये हमने समझ लिया। अब आपको सबसे ज्यादा जरूरी समझने वाली जो चीज है वो है आपका मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्रों के पैटर्न को। मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र का पैटर्न कैसे आता है वो आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हम तो पार्ट में डिवाइड करके एग्जाम के पूरे उसको सिलेबस को देख रहे हैं, प्रश्न पत्र का प्रारूप। ठीक, अब हम इसमें क्या देखेंगे, जनरली जो पेपर है हमारा वो 5 सेक्शंस में डिवाइड होता है। ठीक है, ध्यान से आप समझते रहिएगा, क्योंकि अगर इस पेपर को आने के पैटर्न को अगर आप समझ गए तो आपका आधा से ज्यादा तैयारी यहीं पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा पेपर जो है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर जो होता है वो हमारा किस पे डिवाइड होता है, सेक्शन में डिवाइड होता है। तो कैसे डिवाइड होता है, ध्यान रखिए दीजिएगा। सबसे पहला हमारा जो भाग है, यहां मैं भाग लिखता हूं, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। ये भाग 1, भाग 2 और भाग 3 क्या है, जैसे मैंने अभी पहले बता दिया आपको कि पेपर नंबर 3 से लेकर पेपर नंबर 7 तक पूरे जितने भी पेपर्स हैं वो इन 3 भागों में या 3 पार्ट में क्या है, डिवाइड है। अब इसके बाद क्या है, हमारा जो क्वेश्चन पेपर जो है मैंने बताया कि वो किस में डिवाइड है, सेक्शन में डिवाइड है। किसमें, खंड में। तो खंड 1 या अ ब स द ऐसा रहता है। ठीक, खंड 2, खंड 3, खंड 4 और खंड 5 ऐसा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इस तरीके से ये खंड बटा हुआ है। अब जो प्रश्न पत्र के जो प्रारूप की जो नियमावली जो कहती है उसके अनुसार अब कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। सबसे पहली बात ये कहता है कि किसी भी प्रश्न पत्र में, है ना, जो खंड 1 जो होगा उसमें कुल 22 प्रश्न आएंगे। मैं पहले लिख रहा हूं। ठीक है, कुल कितने प्रश्न आएंगे, 22 प्रश्न आएंगे। ये और कितने नंबर के होंगे ये प्रश्न, ये प्रश्न होंगे 2 अंकों के और शब्द सीमा होगी 30। शब्द सीमा कितना है, 30 शब्दों का ये प्रश्न होगा, यानी कि आपको 3 से 4 लाइन आपको दी जाएगी लिखने के लिए। ठीक है, तो 2 अंकों का ये प्रश्न है, 30 शब्द की सीमा है। ठीक है, 30 शब्द, इसको ध्यान रखें। कई बच्चे पूछते हैं कि सर 30 शब्द से ज्यादा हो गया तो नंबर कट जाएंगे क्या, या 30 शब्द से कम नहीं लिख सकते क्या। आपको शब्द सीमा 30 दी गई है। ठीक है, आप उससे कम लिखें तो इसमें आपको नुकसान नहीं है, लेकिन ज्यादा लिखते हैं तो आप कहीं ना कहीं दिखता है कि इसने ज्यादा यूज किया है। वो नंबर या आपके वर्ड्स गिनने के लिए बैठा नहीं है एग्जामिनर वहां पे। बेसिकली वहां पे 3-4 लाइन बनी होती है, उस लाइन के अंदर में ही आपको क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। अलग से कोई आपको कि इससे एक्सेस जाना है या कुछ है, या सजा मिल जाएगी या फांसी की सजा होगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिए कि यहाँ पर आपको क्या है कि 30 शब्द की सीमा है। तो आप कैसे इसमें डिवाइड होगा, तो भाग 1 से कुल 8 प्रश्न आएंगे। भाग 1 से 8 प्रश्न आएंगे। भाग 2 से आपके लगभग 6 प्रश्न आएंगे और भाग 3 से आपके 8 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो 8 दूनी 16 और 6 कितना हो गया, 22 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, 22 प्रश्न पहला भाग से जो हम लोग कह रहे हैं कि खंड 1 में, है ना, हर प्रश्न मतलब खंड 1 में जो हमारा 22 प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा जो हमारा खंड 2 है ये कहता है कि आपको इस खंड में कुल 13 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 13 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये एक प्रश्न का अंक होगा 4 और ये कितना शब्दों का होगा, 60 शब्दों का होगा। कितने शब्दों का होगा, 60 शब्दों का होगा। साथ साथ में नंबर भी इसमें टोटलिंग करते चलेंगे आप लोग। ये 22 दूनी कितना हो गया, ये 44 अंक हो गया। ठीक, अब यहाँ पे जो आ गया ये 13 है ना, तो और 13 चौके कितना हो गया, ये 52 मार्क्स का। ठीक,
अब इसमें कैसे आवंटन होगा? अब भाग 1 में से इसमें तो 8 6 8 6 ऐसा वो हो गया। अब इसमें कैसे बनेगा? ये 5, ये 3 और ये 5। ठीक है, यानी कि यहाँ से भाग 1 से 5 प्रश्न आएगा, भाग 2 से यहाँ 3 प्रश्न आएगा और भाग 3 से यहाँ कितने प्रश्न आएंगे? 5 प्रश्न आएंगे। ठीक, अब इसके बाद जो अगला जो है यहाँ खंड 3, खंड 3 में ये कहता है कि खंड 3 में जो है कुल 8 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 8 प्रश्न आएंगे। शब्द सीमा कितनी होगी? ये इसका अंक होगा 8 अंकों का प्रश्न होगा ये, यानी कि 8 8 64 और इसमें कितने शब्द सीमा रहेगी? 100 शब्द सीमा रहेगी। 100 शब्दों में आपको ये क्या करना है? पूरा करना है। अब ये कैसे आएगा? यहाँ 3 और यहाँ 3 और यहाँ 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितने 3 क्वेश्चन यहाँ पूछाएंगे, 3 क्वेश्चन यहाँ पूछाएंगे, यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितना हो गया? 8 क्वेश्चन आपका हो गया और 8 नंबर क्या 8 अंक का क्या है ये प्रश्न है, तो 8 8 कितना हो गया? 64 हो गया। ठीक, अब खंड 4 में कुल आपको 2 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको एक ही प्रश्न, मैं एक लिख रहा हूं यहाँ पे, एक प्रश्न आपको यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा और इसकी शब्द सीमा रहेगी 125 और इसका अंक रहेगा 10 अंक का ये रहेगा, है ना। और केवल एक ही प्रश्न पूछा जाएगा। और कहाँ पूछा जाएगा? यहाँ। ठीक है, मतलब भाग 2 में। भाग 2 में आपका खंड 4 में से ही, खंड 4 जो होगा उसमें भाग 2 से ही प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें कुल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे और 2 में से एक प्रश्न आपको क्या करना है? सॉल्व करना है, या एक प्रश्न का आपको क्या देना है? उत्तर देना है। और एक प्रश्न का जो अंक रहेगा वो कितना रहेगा? 10 रहेगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन कितने नंबर का हो गया? 10 नंबर का हो गया। खंड 5 जो है यह टोटल आपका रहेगा, इसमें आपको 2 प्रश्न बनाने हैं। ठीक है, और शब्द सीमा रहेगी 175 की और एक प्रश्न का उत्तर का या एक प्रश्न कितने अंकों का होगा? 15 अंकों का होगा। अब इसमें यहाँ पे आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें एक बनाना है, और भाग 3 में भी आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ से भी क्या करना है? एक एक प्रश्न आपको बनाना है। और शब्द की सीमा कितनी होगी? 175 होगी। और इस तरीके से यहाँ पर कितना नंबर का हो गया? ये 30 नंबर का हो गया। तो आप टोटल अगर करेंगे ना 44, 52, 64, 10 और 30 टोटल करके, तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा? ये टोटल 200 नंबरों का ये प्रश्न पत्र एक तैयार होता है। तो ये क्या है? प्रश्न पत्रों का ये प्रारूप है कि किस तरीके से इसमें क्या होगा, प्रश्नों का विभाजन कैसे होगा, अंकों का विभाजन कैसे होगा। तो 44 नंबर का, क्योंकि पहले हम लोग थोड़ा सा इसको इग्नोर भी कर देते थे। पहले वो आखिरी का जो 2 पोर्शन आता था, मतलब खंड 4 से 40 नंबर के प्रश्न आते थे, 2 प्रश्न बनाने रहते थे और आखिरी का एक प्रश्न 40 नंबर का आता था, पहले की पद्धति जो थी। लेकिन पिछले वर्ष से इसको जो चेंज किया गया है, तो उसमें वेटेज सबसे ज्यादा किसका बढ़ गया है? आपका एक ये खंड 1 का और खंड 2 का, ये सबका वेटेज सबसे ज्यादा इसमें वेटेज बढ़ गया है। तो 44 नंबर का सेक्शन ये है, ये 52 नंबर का सेक्शन है, ये 64 नंबर का सेक्शन है और इसमें 10 नंबर का सेक्शन है और वो आखिरी 30 नंबर का सेक्शन है। तो इस तरीके से आपका टोटल जो है 200 नंबर का पेपर ये बनता है। अब इसमें स्ट्रेटेजी कैसे सेट करनी है ये अपने अनुसार होता है। तो अब तक हम लोगों ने चर्चा किया कि प्री और मेंस की तैयारी कैसे करनी है, किताबों पर भी हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अब ये ध्यान में रखिए कि इस सब चीजों को पढ़ने के लिए हमारे पास एक संतुलित टाइम टेबल होना चाहिए। ठीक, टाइम टेबल बनाने का तरीका ऐसा ना हो कि हम कॉपी मतलब एक पेन पकड़े कलरफुल और पेज पे हम पूरा टाइम टेबल बनाना चालू कर दें और एक दीवार में जाके अपने कमरे के किसी अच्छे से कोने में सुंदर सा बना के उसको चस्पा कर दे, यानी कि चिपका दे। ये टाइम टेबल नहीं होता है। टाइम टेबल आप अपने अनुसार सेट कीजिए, अपने दिमाग में सेट कीजिए कि किस समय पे मुझे इसे बनाना है, मतलब कितने समय में मुझे उठना है, मेरी दिनचर्या क्या होगी, कब कब मैं पढ़ूंगा। इन सारे चीज़ों पर क्या करना है, मुझे चर्चा कर लेना है, अपना एक पूरा ग्राफ तैयार करके अपने दिमाग में बैठा लेना है और उसी स्ट्रेटजी को क्या करना है, आपको फॉलो करना है। अब कुछ सामान्य चर्चा। आप अगर एग्जाम या पीएससी के एग्जाम दे रहे हैं तो 2-3 चीज बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी होगी। क्या कि यह साल भर चलने वाला परीक्षा है, तो आपको धैर्य रखना होगा। ठीक है, क्योंकि ये धैर्य की परीक्षा है। दूसरी बात, इस परीक्षा में अगर आप असफल होते हैं तो आलोचनाओं के दौर को सहने के लिए भी आप क्षमता रखिए, क्योंकि आलोचनाएं भी मिलेंगी। ठीक,
तीसरा ये कि यह अति उत्साह वाला कि या अति उत्साही होने वाली परीक्षा नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे अगर मैं पीएससी दे रहा हूँ, मैं डिप्टी कलेक्टर बन जाऊंगा, इस उत्साह में आपको कभी भी नहीं रहना है। क्योंकि आप अगर जितने संयम में रहेंगे, जितने धैर्य में रहेंगे, वही ये एग्जाम क्या करता है, पास कर सकता है। कि उत्साह में रह के ओवर कॉन्फिडेंट होकर ये एग्जाम निकालना संभव नहीं है। हर सब्जेक्ट के लिए अपनी क्या रहनी चाहिए कि स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, तभी आपको क्या मिल सकती है, इसमें सफलता मिल सकती है। जैसा मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि जो एक सफल व्यक्ति है वो समाज का नेतृत्व करता है, और असफल व्यक्ति क्या करता है, मार्गदर्शन करता है। तो एक श्रेणी में, एक पंक्ति में कुछ लोग हैं, और एक पंक्ति यानी असफलताओं की पंक्ति में, जो मार्गदर्शन करने वालों की पंक्ति में हम जैसे लोग खड़े हुए हैं। तो उसका लाभ लीजिए, संयम से अपनी तैयारियां कीजिए, और उस तैयारियों में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। ठीक है, क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा कठिन है, और इस सफ़र में अगर कहीं आपको मुश्किलें आती है तो उस सफ़र के साथी और हमराही हम हैं, जिसमें आप हमेशा हम आपका क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। तो आज हमने जितनी चर्चाएं की है, इस पे अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या होती है तो हमारे यूट्यूब चैनल के इस कमेंट बॉक्स पे आप क्या कीजिए, लिख कर भेजिए कि इसमें आपको और कुछ साझा करना है, कुछ जानना है, तो उस पर भी आपको अलग से एक व्यू मिल जाएगा। दूसरा हमने क्या चर्चा किया है कि ऐसे के टॉपिक पे हम अब रेगुलर चर्चाएं करते रहेंगे, देखते आएंगे, और उस पे हम क्या करेंगे, जो भी टॉपिक आता रहेगा उस पे हम आपको एक एक व्यू देते जाएंगे, और आपकी तरफ से जो भी हमको विषय मिलेगा उस पर भी हम इसे आपको बनाकर देंगे। तो एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू।